नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपीपीएससी की सीरीज़ के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना के बारे में, एमपीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों, इस सीरीज़ के इससे पहले के वीडियो में अब तक हम चर्चा कर चुके हैं कि ओवरऑल पैटर्न क्या होता है एमपीपीएससी का, प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। दोनों प्रश्न पत्रों को समाहित करते हुए हमने संक्षेप में अपनी चर्चा को 2 वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ाया था। यदि हम बात करें सिलेबस की, तो उसके पहले की वीडियो में हमने ओवरऑल पैटर्न को समझने की कोशिश की और स्पेशली जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा करी। हमारा जो यह वीडियो है, इसका क्या प्रयोजन होने वाला है कि हम राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना के बारे में विस्तार से चर्चा कर लें, ताकि बढ़िया समझ हो जाए उन विद्यार्थियों के लिए भी जो पहली बार मेंस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी जुटाने के उद्देश्य से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों, बात करें राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की, तो इसमें कुल 6 प्रश्न पत्र होते हैं। 6 पेपर आपके मेंस एग्ज़ाम में होते हैं और सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य होते हैं। अनिवार्य का मतलब है आपको 6 के 6 पेपर देने होंगे। यदि आप कोई भी एक पेपर नहीं देते तो आपको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपके मार्क्स के आधार पर मेरिट तैयार नहीं होगी, फिर भले ही आप कट ऑफ से ज़्यादा नंबर क्यों ना स्कोर कर दें किसी एक पेपर को छोड़कर। ऐसी संभावना तो दोस्तों ऐसे के पेपर में ही आसानी से बन सकती है, जिसे हम कहते हैं निबंध लेखन एवं प्रारूप लेखन, क्योंकि यह 100 नंबर का प्रश्न पत्र है। यदि 300 वाला आप छोड़ेंगे तो फिर यह कहना दोस्तों गुस्ताखी होगी कि कोई व्यक्ति फिर कट ऑफ क्लियर कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने ऐसे का पेपर नहीं दिया और 800 नंबर मेंस में ले आया, या 700 नंबर हम मान के चलते हैं, चलिए 800 ही मान लेते हैं कि 800 नंबर मेंस में ले आया और कट ऑफ गई 790, तो 800 नंबर लाने के बावजूद इस व्यक्ति को या इस विद्यार्थी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने जो ऐसे या 6वां प्रश्न पत्र है उसे नहीं दिया। इसका ये मतलब होता है जब आपको कहीं लिखा मिल जाए कि सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो सीधी सी बात है, जो भी व्यक्ति प्रीलिम्स क्लियर करके मुख्य परीक्षा लिखेगा उसे 6 के 6 पेपर देने होंगे और सभी पेपर में उपस्थित होना होगा। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कौन कौन से 6 पेपर हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन पेपर को आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों माध्यम को चुनकर दे सकते हैं। दोनों में से किसी एक माध्यम, कहने का मतलब 2 विकल्प आपके पास होंगे, या तो आप हिंदी में पेपर दे लें या इंग्लिश में दे लें। तो दोस्तों, जो शुरुआती 4 प्रश्न पत्र हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, मतलब जनरल स्टडी 1, 2, 3, 4, इन शुरुआती 4 पेपरों को आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी एक माध्यम को चुनकर दे सकते हैं। लेकिन जो अंतिम 2 प्रश्न पत्र हैं, पंचम प्रश्न पत्र और षष्ठ प्रश्न पत्र, मतलब पेपर 5 और पेपर 6, यहाँ पर कंपल्शन है या कंपलसरी है आप हिंदी ही भाषा का चयन करेंगे। आपके पास विकल्प नहीं है, फिर चाहे आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हों। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को थोड़ी सी चुनौती बढ़ जाती है कि उन्हें हिंदी में इन प्रश्न पत्रों को लिखना होता है, लेकिन सारी चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाती हैं। जिस प्रकार से आप ट्रेंड देखेंगे तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को कुछ ऐसी ज़्यादा समस्या नहीं आती। शुरुआती दिनों में इंग्लिश मीडियम वालों को लगता है कि किस प्रकार से इतना बड़ा ऐसे हम हिंदी में लिखेंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं जो मध्य प्रदेश है वहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है और उसी के आधार पर हिंदी भाषा से संबंधित बोलियों का उपयोग किया जाता है। तो इतनी समस्या नहीं आती इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को, डुएबल टास्क होता है। तभी तो एमपीपीएससी ने हिंदी का विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है, सिर्फ हिंदी का ऑप्शन रखा हुआ है, विकल्प की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदी ऑप्शन कंपलसरी किया हुआ है। यदि ज़्यादा समस्या आती तो एमपीपीएससी ही इस बात को संज्ञान में लेता और यहाँ पर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का विकल्प उपलब्ध करवाता। तो इंग्लिश मीडियम वाले जरा भी चिंता ना करें, उनको ज़्यादा समस्या आने वाली नहीं है। आप देखेंगे कि एमपीपीएससी में कई बार आपको इंग्लिश मीडियम के टॉपर देखने को मिले हैं और यहाँ पर उन्होंने भी पेपर 5 और 6 को हिंदी में ही लिखा है। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब जान लेते हैं कि आखिर प्रश्न पत्र 1 में कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ध्यान रखें दोस्तों, पेपर 1 आपका मोटे तौर पर इतिहास और भूगोल से संबंधित होगा।
3 घंटे में 300 नंबर का पेपर होगा। दूसरा प्रश्न पत्र राजनीति, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से संबंधित होगा। 3 घंटे में 300 नंबर का पेपर आपसे लिया जाएगा। तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित होगा। 3 घंटे में 300 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो चौथा पेपर है दोस्तों, उसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न होंगे एवं केस स्टडीज होंगी। 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 200 नंबर का पेपर होगा। आपको यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि इथिक्स, जिसे हम कहते हैं चतुर्थ पेपर या GS4, उसमें कुल मार्क्स 200 नंबर के हैं। फिर दोस्तों पंचम प्रश्न पत्र या 5वां पेपर, दोस्तों इसमें सामान्य हिंदी एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे। आपको कुल 3 घंटे दिए जाएंगे और यहाँ पर भी दोस्तों जो कुल मार्क्स हैं 200 हैं। फिर जो छठवां पेपर है उसमें हिंदी निबंध लेखन एवं प्रारूप लेखन से प्रश्न आएंगे। आपको प्रारूप लिख के बताना होगा और हिंदी निबंध आपसे लिखने को दिया जाएगा। कुल समय होगा 2 घंटे का। आपको दोनों चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है। जो छठवां प्रश्न पत्र है उसमें समय भी 2 घंटे है और कुल 100 नंबर का आपका यह प्रश्न पत्र होने वाला है। अब एक चीज़ और, जो शुरुआती 4 पेपर हैं, पहले पेपर को GS1 या जनरल स्टडीज 1 या सामान्य अध्ययन 1 कहते हैं। GS1, GS2, GS3, GS4 इस प्रकार से सामान्य चलन रहता है बोलने का शुरुआती 4 पेपरों को। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। फिर जब आप मुख्य परीक्षा के आधार पर इंटरव्यू या साक्षात्कार के लिए अर्ह या योग्य घोषित हो जाते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू कुल 175 नंबरों का होता है। इन्हें आप कम नहीं आंक सकते। इंटरव्यू में दोस्तों बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। अभी जो 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है आप उसमें देख सकते हैं, इंटरव्यू में 90-100 नंबर तक का वेरिएशन देखने को मिला है। आप मोटे तौर पर मान के चले 90-90 नंबर तक का वेरिएशन आपको देखने को मिला है इंटरव्यू में। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। वेरिएशन का मतलब है किसी को 75 नंबर मिले, किसी को 165 नंबर मिले, तो कहने का मतलब है इतना भी रेशियो देखने को मिल जाता है, इतना भी अंतर देखने को मिल जाता है। इतना अंतर किसी को डिप्टी कलेक्टर से नायब तहसीलदार तक कर सकता है और नायब तहसीलदार जो बन रहा होगा उसको डिप्टी कलेक्टर बना सकता है। तो इंटरव्यू को आप हल्के में नहीं ले सकते। और इंटरव्यू दोस्तों आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, जो या जिसकी तैयारी आपकी आज से ही या यूं कहें कि निरंतर चलती रहती है। तो आपको इस बात को हल्के में नहीं लेना है। निरंतर आपको अपने मन में इंटरव्यू के बारे में सोचते रहना कि आपको अंततः इसको देना ही होगा और उस प्रकार से अपने व्यक्तित्व का विकास करना होगा। ठीक इस प्रकार से दोस्तों कुल यदि हम बात करें तो कुल मुख्य परीक्षा और जो इंटरव्यू है उन सबके नंबर मिला के होते हैं 1575। मैंने आपसे कहा था प्रीलिम्स फिल्ट्रेशन का काम करता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो मेरिट बनती है वो मेंस प्लस इंटरव्यू के नंबर से बनती है। तो इस प्रकार से कुल मेंस और जो इंटरव्यू के नंबर हैं दोनों मिलाकर 1400 नंबर का आपका मुख्य परीक्षा होती है, 175 का इंटरव्यू होता है। तो कुल आपको 1575 में से मार्क्स मिलते हैं जिसके आधार पर आपकी पोस्ट तय होती है। ठीक, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। किस प्रकार से 6 पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितना समय, क्या मीडियम होता है, इंटरव्यू की जो मार्किंग होती है कितने में से होती है, कितना वेरिएशन होता है। तो किसी भी चीज़ को हम हल्के में नहीं ले सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है GS1 या प्रथम प्रश्न पत्र की। उम्मीद है आप GS1 से अनुमान लगा पा रहे होंगे मैं किस बारे में चर्चा कर रहा हूँ। कुल 300 नंबर का पेपर है और 3 घंटे का समय आपको मिलना है। तो दोस्तों क्या ध्यान रखना है, सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर आपका होगा इसमें 2 खंड होंगे, आ तथा बा। प्रत्येक खंड 150 अंक का होगा और प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित होगा। आपको ध्यान रखना है जो आपका पेपर 1 या GS1 है ये 2 सेक्शन में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा। जो हर सेक्शन है कुल जो 300 नंबर का पेपर आना है आपको, इतनी चीज़ तो क्लियर है। हर खंड से दोस्तों आपसे 150 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और 150 नंबर के जो सवाल होंगे दोस्तों पाठ्यक्रम के आधार पर जो 5 यूनिट विभाजित की गई है ना, 5-5 यूनिट उनसे पूछे जाएंगे। और जो 5-5 यूनिट हैं दोस्तों उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि हर यूनिट में से 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न तथा 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
या निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा की जा सकेगी, आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो यदि हम बात करें तो एक सेक्शन में कितने प्रश्न आएंगे, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कुल 5 यूनिट हैं और एक यूनिट से अति लघु उत्तरीय या बहुत जो शॉर्ट आंसर होते हैं वो 3 पूछे जाएंगे। तो 5 यूनिट से कुल 15 आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हर यूनिट से 2 आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल 10 लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। मैं एक पार्ट की बात कर रहा हूं। और हर यूनिट से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो कुल 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे 5 यूनिट से। ये तो हो गई एक भाग की बात। तो कुल कितने प्रश्न हो गए? तो कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे एक पार्ट से GS1 में। और दोस्तों यही प्रक्रिया यहाँ चलेगी। तो 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे पार्ट बी में। तो कुल मिला के जो GS1 है आपका, कुल 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो 300 नंबर के होंगे और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की कुल संख्या 15 पार्ट ए से 15 पार्ट बी से, कुल 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 3 घंटे में करने होंगे। साथ ही साथ 20 लघु उत्तरीय और 10 आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हल करने होंगे, कुल मिलाकर 3 घंटे में। उम्मीद है इतनी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी किस प्रकार से GS1 में प्रश्नों को पूछा जाना है। फिर हम बात करते हैं अगले बिंदु की। प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 5 अंक तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 11 अंक निर्धारित होंगे। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। कुल 300 अंकों का पूरा पेपर होना है। मैं एक बार आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, ठीक है। 300 अंकों का पूरा पेपर होना है, जिसमें से आपसे 30 प्रश्न पूछने हैं अति लघु उत्तरीय। हर प्रश्न होगा 3 नंबर का। तो कुल सबसे छोटे जो आंसर लिखने हैं 90 नंबर के लिखने हैं। फिर बारी आती है लघु उत्तरीय प्रश्नों की। कुल 20 लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने हैं आपको और एक प्रश्न आपका होगा 5 नंबर का। तो कुल 100 नंबर के आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने हैं। फिर बारी आती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की या निबंधात्मक प्रश्नों की। कुल 10 आपको निबंधात्मक प्रश्न लिखने होंगे और हर प्रश्न होगा आपका 11 नंबर का। तो 110 नंबर के आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न लिखने होंगे। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 300 नंबर का कुल पेपर आपका इस प्रकार से सेट होगा। दोस्तों इस चर्चा को हमने एक पेपर में कर लिया है। अगले पेपर में आपको इसी प्रकार से अनुमान लगाने होंगे और जो जो बातें मैंने आपसे करी हैं उन्हीं बातों को नीचे वाले बिंदुओं में बताने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक 30 होंगे। एक चीज यहां पर और मैंने यूनिट वाइज बात करी, 30 अंक हर यूनिट के लिए फिक्स होंगे। हर पार्ट में 5 यूनिट, पूरे पेपर में कुल 10 यूनिट। तो एक यूनिट में दोस्तों क्या था, 11 नंबर का एक प्रश्न था दीर्घ उत्तरीय, 2 प्रश्न थे लघु उत्तरीय मतलब 5-5 नंबर के, और 3 प्रश्न थे आपके कौन से 3-3 नंबर वाले। तो इस प्रकार से देखेंगे तो कुल 30 नंबर होते हैं एक यूनिट के। उम्मीद है सारा कैलकुलेशन आपको समझ आ रहा होगा। फिर दोस्तों इसके बाद हमने चर्चा करी थी खंड आ और बा में कुल 150 नंबर के पेपर होंगे और पूर्णांक 300 होंगे। बात करें शब्द सीमा की, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी भूमिका निभाती है शब्द सीमा। यदि आप सही तरीके से शब्दों की सीमा में अपने उत्तर को नहीं बांध पाए तो मुख्य परीक्षा में आपको इसका बहुत ज्यादा नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। जो दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 3 नंबर वाले, उनकी शब्द सीमा है 10 शब्द या 1 पंक्ति। फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए आदर्श शब्द सीमा है 50 शब्द या 5 से 6 पंक्ति। प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द होगी। यहां पर आदर्श शब्द सीमा दी हुई है, इसमें 5 से 10% का प्लस माइनस आप मानकर चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि गिन के आपको 50 शब्द ही लिखने होंगे, 5-10 नंबर का वेरिएशन आप इनमें मानकर चल सकते हैं, उसमें ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जैसे GS3 है साइंस और तकनीक वाला सेक्शन, वहां पर जो चीज है तो है। अब कोई चीज 30 शब्दों में बढ़िया तरीके से डिफाइन हो रही है तो वहां पर आपकी विचारात्मक अभिव्यक्ति थोड़ी ना होगी। साइंस में जो है तो है, तो 30 में भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैथ्स का प्रश्न है 5 नंबर का आया, उसमें आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया, आपके शब्द 20 ही हुए, तो दोस्तों फिर आपको 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैथ्स में नंबर भी नहीं कटते। तो वहां पर कैसे आप शब्द सीमा की इस सीमा को अपने आंसर के हिसाब से मैनेज करेंगे, तो कॉमन सेंस वाली चीजें काफी सारी हो जाती हैं। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी पेपर 1 जनरल स्टडीज 1 को लेकर। दोस्तों जो दूसरा पेपर है सामान्य अध्ययन,
यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ डिस्कशन करने का नहीं बैठता, बस आपको जो किस सेगमेंट से संबंधित है, राजनीति, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इसमें भी 2 पार्ट होंगे, 150 नंबर के होंगे, सारी चीज़ें आपकी पहले डिस्कस हो चुकी हैं। फिर अब आती है बारी सामान्य अध्ययन या GS3 और पेपर 3 की। यहाँ भी दोस्तों 3 घंटे का समय है, 300 पूर्णांक है। यहाँ पर दोस्तों जो एक प्रश्न पत्र है वो 2 पार्ट में विभाजित नहीं होगा, जैसे कि शुरुआती 2 पेपर में था, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पर एक प्रश्न पत्र आएगा और एक ही भाग होगा, मतलब उसको भाग नहीं बोलेंगे, सीधा प्रश्न पत्र बोलेंगे, जिसमें 10 इकाइयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इकाइयों से प्रश्न दोस्तों उसी प्रकार से पूछे जाएंगे कि हर इकाई से 3 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय तथा 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हम बात करें तो 10 यूनिट से कुल जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या होगी वो 30 होगी। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 20 होगी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या आपकी 10 हो जाएगी। इस प्रकार से कुल 60 प्रश्न और बाकी जो चीज़ें होंगी शुरुआती पहले और दूसरे पेपर जैसी होगी। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर होंगी। शब्द सीमा भी आपको यहाँ पर वही रखी गई है। फिर बारी आती है दोस्तों सामान्य अध्ययन के चतुर्थ प्रश्न पत्र, जिसे हम सामान्य रूप से एथिक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें लोक प्रशासन, नीति शास्त्र, इन सारी चीज़ों को कवर किया जाता है, मनोविज्ञान आदि को। तो दोस्तों बचे हुए जो लास्ट 3 प्रश्न पत्र हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। लगातार मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।